औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। हाजिर हुए हैं हम आज एक नई किस्त के साथ। आतिश आलम नावल की किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिखरी मेरी ज़ात जल्द मुकम्मल हो जाएगा और आतिश आलम की किस्त हर हफ्ते और इतवार को अपलोड की जाएगी। तो चले बढ़ते हैं अपनी किस्त की जानिब। हम पढ़ेंगे आज आतिश आलम की किस्त नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अज कलम सहर अली कुरैशी, 5वीं किस्त। अस्मारा को सुबह से हल्का हल्का बुखार था, इस वजह से वो आज कॉलेज नहीं गई थी। सुबह से बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसकी वालदा ने एक दो बार उसे आकर जगाया भी, मगर वो जूं की तूं पड़ी रही। आंखों के पन्नों के उस पार बस एक शख्स का चेहरा मसलसल रक्स कर रहा था, जिसे ख्वाबों के उस पार बैठी वो टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसे लगता था जैसे जैसे वो उसे देखती रहेगी वैसे वैसे उसका बुखार जाता रहेगा। सांवले चेहरे पर नीम मुस्कुराहट लिए वो मसलसल आधी अधूरी नींद में पड़ी थी। शहद रंग लंबे नीम घुंघरियाले बाल पूरे तकिए पर बिखरे थे और खुद पर चादर ताने तकिए पर एक रुखसार टिकाए वो पेट के बल लेटी थी। चेहरे पर उस हरजाई के चेहरे के बाइस सुर्खी सी घुली थी। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक के साथ ही वो ख्वाब भी टूटा और जहान हदीद का चेहरा नज़रों से ओझल हो गया। और उसका नज़रों से ओझल हो जाना अस्मारा नूर की नींद भग से उड़ा ले गया था। और सिर्फ यही नहीं, जाते ही जाते वो उसे बेसकूनी के हवाले भी कर गया था। बमुश्किल बोझल आंखें खोलते, नज़र हल्की सी टेढ़ी करते उसने दहलीज की जानिब देखा, जहाँ उसका 12 साला भाई अंदर दाखिल हो रहा था। आ गया मजनू। उसे देख ज़ेरे लब बड़बड़ाते अस्मारा ने चेहरा वापस तकिए में छुपा लिया। अपिया, वो दौड़ता हुआ आया और अस्मारा के ऊपर गिर पड़ा। अपिया, उफ, तोड़ दो कमर मेरी, अस्मारा ने तड़क कर कहा। हा 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 हा, वो कहका लगा गया। उठो अपिया, मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है, उठ जाओ ना। उसको कंधों से हिलाता वो बिलाखिर उसके बालों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। वो हमेशा यूं ही करता था। उसके बालों की चुटिया बनाने की कोशिश में उसके बाल इस कदर उलझा देता था कि फिर उन्हें सुलझाते सुलझाते अस्मारा को घंटों लग जाते थे। मोहित, इससे पहले वो उसके बालों का कचरा करता, वो फौरन सीधी हुई और उसके साथ ही वो उसके सीने पर ही लेट गया। मैंने कितनी बार कहा है ना, मेरे बालों को तुम मत छुआ करो, समझ नहीं आती? वो मसनूई संजीदगी से बोली। मोहित उसके सीने पर सर रख गया और उसके प्यारे चेहरे को देखने लगा। उठो ना, भूख लगी है। अचानक वो चिल्ला उठा। अच्छा बाबा उठो। उसके चीखने पर वो अपने कानों पर हाथ रख के कहती उठी और वो भी साथ ही उठ गया। मोहित अभी अभी स्कूल से आया था और यूनिफॉर्म में ही मलबूस बैग समेत उस पर गिर पड़ा था। अमरहा कहाँ है? उठकर उसने बेड से अपना दुपट्टा उठाते पूछा। वो अम्मी के पास है, मोहित ने जवाब दिया। उसके तवाक्कुब में चल पड़ा। अस्मारा दुपट्टा सर पर ओढ़ती कमरे से बाहर निकली। अस्मारा कमरे से बाहर आई तो उसकी वालदा निधत अमरहा के बाल सहला रही थी। उठ गई तुम? चलो इन दोनों को खाना खिला दो। मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना मम्मा, आप बना कर दें मुझे, अमरहा बदतमीज़ी से कहती अपने कमरे में चली गई। अमरहा 14 साल की उसकी सौतेली बहन थी और अस्मारा से बेहद नफरत करती थी। वो नफरत जो उसके बाप ने अस्मारा के लिए उसके दिल में डाल रखी थी, मगर वही नफरत वो मोहित के दिल में नहीं भर सके थे, बल्कि वो तो अपनी अपिया का दीवाना था। कई बार जुनैद ने कोशिश की कि मोहित को अस्मारा से दूर करने की और उसका दिल उससे बदजन करने की, मगर वो हमेशा नाकाम रहा। इसलिए अस्मारा की शादी तक उसने ये कड़वा घूंट पढ़ लिया, क्योंकि वो अपने बेटे और बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। जुनैद मोहम्मद अस्मारा का सौतेला वालिद होने से पहले सगा चच्चा था। अस्मारा 4 साल की थी जब उसके बाबा का इंतकाल हो गया। जुनैद मोहम्मद और अस्मारा की वालिदा आपस में कज़न्स थे। वो पहले से निधहत को पसंद करता था, मगर निधहत और नूर मोहम्मद एक दूसरे को उससे भी पहले के चाहते थे। इसलिए निधहत ने नूर मोहम्मद से ही शादी की, मगर शादी के 4 साल बाद ही उनका एक हादसे में इंतकाल हो गया।
मोहब्बत के ज़ेर असर जुनैद मोहम्मद ने निधत से शादी तो कर ली, मगर उनकी धुआंधार तूफ़ानी मोहब्बत किसी सड़क छाप नाकाम आशिक की तरह 4 दिन बाद ही आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और उसके बाद सिर्फ एक समझौते का रिश्ता उनके दरमियान बाकी रह गया। जुनैद मोहम्मद से शादी करने के बाद निधत के यहाँ अमरहा और मोहित पैदा हुए। जुनैद मोहम्मद अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, मगर असमारा से बेहद नफरत करते थे। वजह सिर्फ उसका बाप था, जिसे वो अपनी मोहब्बत का कातिल समझते थे। उन्हें लगता था कि उसने निधत से शादी करके उससे उसकी मोहब्बत छीनी है। अमरहा के दिल में तो वो असमारा के लिए नफरत गाड़ चुके थे, मगर मोहित के दिल में ये अमल दोहरा ना सके। मोहित असमारा से बेइंतहा मोहब्बत करता था और सोता भी उसके साथ था, खाना भी उसी के साथ खाता था। यही चीज़ जुनैद मोहम्मद के दिल में मजीद असमारा की नफरत को परवान चढ़ा रही थी। नहीं खाती तो मत खाए, इसके लिए खाना बना भी कौन रहा है। तुम ऐसा करो, मेरे और अपने लिए चाय बना दो अस्मा। उकब से आती भारी आवाज़ पर असमारा ने पलटकर देखा तो दूसरे कमरे से उसकी दादी व्हील चेयर घसीटकर बाहर आ रही थी। अपनी दादी को देखकर असमारा कदम कदम चलते उनके पास गई और उनका हाथ थामकर शफकत से चूम गई। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हें बुखार हो रहा है। उनके सवाल पर असमारा ब्लश करने लगी, जबकि दादी उसे अपनी आंखों से जांचने की कोशिश कर रही थी। चलो मेरे साथ। फिर वो असमारा को बाजू से पकड़कर साथ ले जाने लगी। असमारा उनकी व्हील चेयर धकेलती उनके कमरे में ले गई। अपिया, मोहित ने एक आवाज़ लगाई। आ रही हूँ काके, तुम तब तक अपना यूनिफॉर्म तब्दील कर लो। असमारा मोहित से कहती दादी के साथ अंदर चली गई। अब बताओ क्या हुआ? कमरे में जाते ही उन्होंने सवाल किया। वो दादी कल, और बस फिर जहान के साथ हुई टक्कर के बारे में असमारा ने दादी को सब बता दिया। अल्लाह अल्लाह लड़की, सिर्फ टकराने से तू खुद को ताप चढ़ा के बैठ गई है, दादी ने हाथ मलते कहा तो असमारा मजीद सर झुका गई। अभी तो तू उससे शादी करना चाहती है, फिर तो तू मर ही जाएगी। दादी, असमारा ने झेम कर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर कहा। आप कितनी बेशर्म हैं। तो और क्या, शर्म से बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं। दादी ने एक बेबाक सा जुमला अदा किया और उसे डपटा। दादी, अब की बार असमारा झुंझला उठी और उसके साथ ही दादी का कहका कमरे में गूंजा। बिल्कुल बाप पे गई है मासूम लड़की, उसे गले लगाते दादी ने सर चूमते कहा। बाबा भी शर्माते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, दादी मजीद हंसने लगी। हाँ, तुम्हारी तरह बात बात पर सुर्ख तो पड़ जाता था। बाकी रही बात शर्माने की, तो इस बारे में तू अपनी माँ से पूछ लेना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। असमारा खीखी करती हंसने लगी और उनकी गोद में सर रख गई। बाप के जिक्र पर उसकी आंखों के गोशे नम हो गए थे। उसे उनका चेहरा भी अच्छे से याद न था, सिर्फ तस्वीरों के सहारे वो उन्हें पहचानती थी। और जैसे अम्मी मुझे बड़े प्यार से बताएंगी, है ना? असमारा ने अफसुर्दगी से कहा। वो तो बाबा का जिक्र तक नहीं करती ताकि चाचू को बुरा ना लग जाए। अब असमारा की आंखों से आंसू बहने लगे। अपिया, वो मजीद एक दूसरे से कोई बात करती बाहर से मोहित के चिल्लाकर पुकारने की आवाज़ आई। शायद वो यूनिफॉर्म तब्दील कर चुका था। असमारा उनके पैरों से उठी। आई काके, मैं इसे खाना देकर आती हूँ, उसने आहिस्तगी से दादी को कहा और बाहर को चल दी। हाँ हाँ, जाओ उस अफलातून के पास, दादी ने पहलू बदल कर कहा तो असमारा मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ये मंजर था एक वसी स्याह कमरे का। ये एक जिम रूम था जहाँ जगह जगह बड़े बड़े डम्बल्स, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज, मशीनरी और देगर वर्कआउट चीज़ें भी पड़ी थीं। स्याह पेंट से तैयार किया गया ये स्याह कमरा अजीबोगरीब था और इस वक्त पूरा कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, माँ सिवा दरमियान में जल रही हल्की सी रोशनी के, जिसके नीचे वो स्याह पैंट पहने शर्टलेस खड़ा था और उसका दूधिया कसरती वजूद पसीने में शराबूर था। सफ़ेद पेशानी पर बिखरे भीगे बालों से टप टप मोतियों की मानिंद गिरता पसीना उसके चेहरे को भी भिगो रहा था। सियाह आंखें किसी आतिश फिशा की तरह जल रही थी। उनके अंदर से एक लावा सा फूट रहा था, जैसे इन सियाह आंखों का ये लावा किसी को मौत की लपेट में ले लेने के लिए बेताब सा था और अपनी लपेट में ले लेने के बाद ही दम लेता। उसके सामने ही पंचिंग बैग की जगह 7 से 8 भारी बड़े टायर एक साथ जुड़े लटक रहे थे, जिन पर बगैर पंचिंग ग्लव्स पहने वो बिना रुके बार बार जोरदार पंच मार रहा था। इतनी देर से पंचिंग करते हुए भी उसके हाथों की सख्त जिल्द को कोई खास फर्क न पड़ा था, सिवाय उन पर हल्की सी सुर्खी नमूदार होने के। सर, वो ट्रक ब्लास्ट हो गया है और हर चीज़ नाबूद हो गई है सिर्फ बिन्यामीन सर की ये गलती की वजह से। ये जुमला जैसे ही दोबारा समाज से टकराया तो हाथ बिन राफे आलम की स्याह आंखें अब भड़कते हुए शोले उगलने लगी थी। फिर वो मजीद स्पीड से उन टायर्स पर पंच मारने लगा।
यहाँ तक कि उसके हाथों की ऊपरी जिल्द का मांस छिलने लगा, मगर वो बिना परवाह किए लगातार पंच मारता रहा। तकरीबन 1 घंटा पंचिंग करने के बाद भी जब जलता सीना सुकून में ना आया, तो वो इन टार्स को गुस्से से लात मारता पीछे दीवार के साथ मार गया। फिर वो वहाँ से हटा और साथ ही छोटे से मेज़ पर पड़ी ठंडे यख पानी की बोतल उठाकर खोलता, गर्दन ऊपर करता अपने चेहरे और पूरे वजूद पर उंडेल गया। चंद मिनट बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। जिम से बाहर निकलते ही उसके मुलाजिम जो बाहर ही खड़े थे, हाथ में पकड़ा सफ़ेद टावल लिए उसकी तरफ अदब से बढ़ा गए, जैसे वो यहाँ उसी के इंतज़ार में खड़े थे। टावल थामते उसने अपने पसीने भरे वजूद को साफ किया और उसे पीछे गर्दन पर डालकर उसके सिरे आगे सीने पर गिरा लिए और अपने कमरे की तरफ चल दिया। चेहरे पर बर्फानी तोदो जितनी सख्ती थी। उसके 40 साला मुलाजिम रुहेल भी हलक तर्क करते हुए उसके पीछे ही चल दिए। हाथ को देखते ही उन्हें शदीद प्यास का एहसास हुआ और फिर अचानक प्यास की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि उनका हलक बार बार खुश्क होने लगा, जैसे उन्हें जलते हुए सहरा में लाकर फेंक दिया गया हो। और ये कोई आम बात न थी। जब हाथ बिन राफे आलम इर्द गिर्द होगा तो सांस तो सबके खुश्क होंगे ही। कदम कदम चलता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और शावर लेने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। पीछे रुहेल भी फौरन ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। क्रॉस करके दाखिल होकर उसके कपड़े निकालने लगे। स्याह सूट निकालते वो बाहर आए। वो स्याह के अलावा कुछ और पहनता ही ना था। उसकी पूरी वार्डरोब स्याह कपड़ों से भरी पड़ी थी, क्योंकि वो खुद भी अंदरूनी और बैरूनी दोनों तौर पर स्याही से ही भरा हुआ था। वो अपनी इस स्याही की लपेट में हर उस चीज़ को ले लेना चाहता था। वो कहता था, अंधेरा वो वही चीज़ है जिससे सब खौफ खाते हैं, और ये अंधेरा स्याही से ही बनता है। कुछ देर बाद शावर लेकर वो स्याही बाथरोब और स्याह पैंट पहने बाहर आया। बाथरोब रिमूव करते उसने रुहेल से लेकर स्याह शर्ट ली। आईने के सामने खड़ा होता उसे पहनने लगा। शर्ट पहनते अब उसके बटन बंद कर रहा था। तमाम बटन बंद करते उसने अपना कॉलर दुरुस्त किया। फिर उसने अपनी नज़रें ड्रेसिंग टेबल की तरफ दौड़ाई, जहाँ एक छोटा सा स्याह बॉक्स पड़ा था जो पहले से खोल कर रखा गया था। उस स्याह बॉक्स में डायमंड जड़े 2 सिल्वर कफलिंग्स मौजूद थे। हाथ ने हाथ बढ़ाकर वो कफलिंग्स निकाले और अपनी शर्ट के कफ में लगा लिए। फिर वो ब्रश उठाकर अपने बाल बनाने लगा। पीछे खड़े रुहेल उसके एक एक अमल को चोर नज़रों से देख रहे थे, और ये बात हाथ की ज़ेरिक निगाहों से मख्फी न थी। हाथ बिन राफे आलम के लिए अहम तरीन ज़ात उसका अपना आप था। खुद से ज़्यादा वो किसी को नहीं चाहता था, और ख़ुद के लिए उसके पास हमेशा बहुत वक्त होता था। अपना हर काम वो नहायत तसल्ली से करता था, और बाकी हर चीज़ के लिए उसके पास वक्त कलील से भी कम होता था। अब वो दाएं हाथ में स्याह रोलेक्स पहन रहा था, जिसके अंदर भी 3 हीरे जड़े थे। फिर महंगा तरीन कलोन खुद पर छिड़कने के बाद उसने गर्दन तिरछी करके अपने मुलाजिम को देखा, जो यक टुक पत्थर बने उसे ही देख रहे थे। एक लम्हे के लिए हाथ बिन राफे की आंखों में तबस्सुम उतरा, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए, और अगले ही लम्हे उस तबस्सुम की जगह सर्द सफाकियत ने ले ली थी। रुहेल, भारी सख्त आवाज में उसने उन्हें पुकारा। हाथ की करख्त पुकार पर उनका सख्ता टूटा। एकदम वो हड़बड़ा गए और दिल मामूल से ज्यादा तेज रफ्तार में धड़कने लगा। खुद पर टिकी उस इज़राइल की स्याह आंखों को देखकर वो तेजी से आगे बढ़े और उससे उसका स्याह कोट पहनाने लगे। कोट पहनकर हाथ ने उसे दोनों हाथों से आगे करके दुरुस्त किया और नाफ के मुकाम से एक बटन बंद कर लिया। सर, शहरोज सर और बिन्यामीन सर आ गए हैं, इस वक्त कंपनी में मौजूद हैं। रुहेल ने लरजती आवाज़ में उसे खबर दी। अब वो दराज से सिगार निकालकर जला रहा था। सुन के हाथ ने महज सर हिलाया। शहरोज को कुछ दिन की छुट्टी दे दो, और बाकी की टीम को भी, और बिन्यामीन को यहाँ मेरे पास ले आओ। गहरा कश लेते धुआं हवा में मुअल्लक करते वो सर्द संजीदा लहजे में कहता गोया हुआ, जी बेहतर सर। रुहेल सर हिलाकर कहते फौरन कमरे से बाहर निकल गए। शाम समय बाहर दरवाजे पर हो रही दस्तक से 4 साला मरियम अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ती हुई दरवाजे तक आई और दोनों हाथ जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगी, जैसे उसके इस तरह करने से दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। बाबा, बाबा। दरवाजे पर मुसलसल हाथ मारती वो अपने बाबा को पुकारने लगी, जैसे उसे पूरा यकीन था कि दरवाजे के उस पार उसके बाबा खड़े हैं। उसके पीछे ही उसकी वालिदा अनायत शहरोज ने मुस्कुराहट लिए आई। अरे मरियम बच्चे, आराम से।
उसे डपटती वो गेट तक आई और दरवाज़ा खोल गई। शहरोज़ को छुट्टी दे दी गई थी और यही चीज़ उसे खल रही थी। और बिन यामीन को हाद आलम ने आलम विला उसकी मौत का परवाना जारी करने के लिए बुला लिया था। इस वक्त शहरोज़ का दिल दर्द से भरा पड़ा था। वो चाहकर भी वहाँ अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसी गलती करता तो ज़रूर मारा जाता। और जब बात मरने की आती तो फिर चंद चेहरे उसकी आंखों के सामने लहराकर उसकी रूह को झंझोड़ के ले जाते। और वो चेहरे उसकी मासूम 4 साला बेटी मरियम, उसकी बीवी अनायत, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, और उसकी वालिदा के थे। अपनी ही सोचों में जूझता, खुद से जंग लड़ता, वो अपने मरे हुए अंदर के साथ घर पहुंचा। बाइक अपने घर के बाहर खड़ी करता वो दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसके गेट के बाहर बर वक्त खड़े रहते स्याह वर्दी में मलबूस गार्ड्स ने हमेशा की तरह अदब से सलाम कहा, जिसका उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। और उसने जैसे ही दस्तक दी, अंदर से आ रही नन्ही नन्ही कदमों की चाप शहरोज़ आबदीन के दिल पर पड़ रही थी। बिलाशुबा ही उसकी बेटी मरियम के कदमों की चाप थी। गेट पर पहुंच के उसने अंदर से दरवाज़ा अपने नन्हे नन्हे हाथों से बजाकर अपने बाबा को पुकारना शुरू कर दिया था। उसकी एक एक दस्तक और एक एक पुकार पर शहरोज़ आबदीन का दिल डूब के उभरा था। फिर दरवाज़ा खुला और एक हसीन मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने था। अपनी सुनहरी आंखों से लबों पर मुस्कुराहट लिए वो उससे ही देख रही थी। अनायत का चेहरा देखते ही शहरोज़ की आंखें जल उठी और लुबाब पानियों से भर गई। फिर अचानक अपने पैरों पर घुटनों के मुकाम पर उसे लम्स महसूस हुआ, और नन्हे नन्हे हाथों का लम्स। बाबा, बाबा। उसके घुटनों को दोनों हाथों से टैप करती वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी, जो उसकी माँ को निहारने में मसरूफ़ था। शहरोज़ ने फ़ौरन गर्दन नीचे करके अपनी शहज़ादी को देखा और फ़ौरन झुककर उसे बाहों में बढ़ते उठ खड़ा हुआ। अंदर दाखिल होते उसने मरियम को अपने सीने में भींच लिया, जैसे उनसे दूर हो जाने का डर सा था। उसे सीने से लगाए वो चंद कदम आगे आया। अनायत ने गेट बंद किया और उसके पीछे ही आई। बाप की आगोश उसका कंधा और सीना पाते ही मरियम उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। बाबा। बाप की गर्दन के बोसे लेती वो अपने मासूम हाथों से शहरोज़ को जगह जगह से छूने लगी। शहरोज़ ने लबरेज आंखों से मरियम को चूमा। जवाबन मरियम ने भी अपने बाबा के चेहरे पर ढेर सारे बोसे लिए। बाबा, मिसिंग मिसिंग। अरे बाबा, आपको मिस कर रही थी आपकी मरियम। आई मिस्ड यू टू माई लव। शहरोज़ ने उसकी पेशानी चूमते कहा। ओहो ओहो, वो जो दोनों बाप बेटी एक दूसरे में मसरूफ़ थे। मरियम ने मसनूई खांसते उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया कि कोई और भी है यहाँ। मतलब ये क्या बात हुई? बेटी को देखा तो बीवी को भूल गए? नम आंखें लिए शहरोज़ ने गर्दन घुमाकर पास खड़ी अपनी ज़िंदगी को देखा और एक बाजू उसके लिए खोलकर उसे भी अपनी आगोश में छुपा लिया। अनायत ने ज़ोर से शहरोज़ को जप्फी डाल ली, जैसे वो उससे बहुत ज़्यादा उदास थी। उसकी खुशबू पाते ही वो पुरसुकून हो गई। शहरोज़ ने एक बोसा अनायत के सर का लिया और एक बोसा अपनी बेटी के सर का लिया, और फिर उन दोनों को लिए अंदर बढ़ गया। अम्मी कैसी हैं? कमरे में दाखिल होते मरियम को गोद में बिठाकर वो बोला। अम्मी अपने कमरे में हैं। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो खाना दवाई लेकर वो सो गई। शहरोज़ ने सुनकर सर असबात में हिलाया। मैं ज़रा अम्मी को देख कर आता हूँ, कहते वो उठा और मरियम को नीचे उतार गया। मगर ये क्या? मरियम साहिबा भी उसके पीछे पीछे ही मटक मटक कर चलती हुई आ रही थी। शहरोज़ ने उसे बिना मना किए अपने साथ आने दिया। अनायत मुस्कुराकर किचन की तरफ शहरोज़ के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने को चली गई। अपनी वालदा के कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो एक तरफ करवट करके गहरी नींद सो रही थी। मुस्कुराकर उनके चेहरे को देखता वो अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ ही वो शहरोज़ आबदीन की छोटी शहज़ादी भी अंदर दाखिल हुई, जिसने बाप की कमीज़ का दामन अपनी नन्ही सी मुट्ठी में कैद कर रखा था। शहरोज़ कदम कदम चलता अपनी वालिदा के पास गया और उनके पैरों की तरफ झुक के शहरोज़ ने उनके तलवे चूमे और अपनी पेशानी वालिदा के पैरों से लगा ली। मरियम टुकर टुकर बाप को देख रही थी। उसके लिए ये सब नया ना था, क्योंकि उसके बाबा हमेशा यूं ही अपनी वालदा के पैर चूमते थे, और ये देखकर वो भी सोई हुई अपनी माँ के पैर चूमने लगी थी। पहली बार जब मरियम ने यह हरकत की तो अनाया तो हवास बागता सी रह गई। फिर उसने मरियम से पूछा कि ये आपने कहाँ से सीखा, जबकि वो जवाब जानती थी मगर अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी। तो मरियम ने झट से कह दिया, दादी दादी, बाबा बाबा। अपने पैरों पर नरम गर्म लम्स महसूस करके गहरी नींद में भी शहरोज़ की वालदा की आंख खुल गई। वो झटके से आंखें खोलती उठकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अपनी वालदा के गले लगते वो भीगा लहजे में बोला, जैसे उसके दिल में बहुत दर्द था। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे।
اس کی پیٹھ سہلا کر اس کا کندھا چومتی وہ شفقت سے بولی، معاف کر دیں، آپ کو اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ زنیرہ عابدین محض سر مسکرا کے رہ گئیں اور اس کا چہرہ سہلانے لگی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ عنایت کہہ رہی تھی آپ کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ چومتے شہروز نے محبت سے پوچھا۔ اس کی ٹانگ پر مریم چڑھ کے بیٹھی خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ بہت باتیں کرتی تھی، مگر اس کی مما کہتی تھی کہ جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو درمیان میں نہیں بولتے، اس لیے وہ باپ کے کندھے سے سر ٹکائے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا ہو جاتا ہے کبھی کبھار، انہوں نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کھانے کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے چیک اپ کے لیے۔ ارے نہیں شہروز، اس کی ضرورت نہیں، میں دوائی کھاتی ہوں تو مجھ سے نہیں ڈاکٹروں کے چکر کاٹے جاتے، انہوں نے اکتا کر کہا۔ تم بتاؤ، کام کیسا رہا تمہارا؟ سب ٹھیک چل گیا ہے؟ بنیامین کیسا ہے؟ بنیامین کا ذکر کرتے ہی شہروز نے نظریں چرائیں جو انہوں نے بخوبی محسوس کی تھیں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر موجود زخم دیکھنے لگی۔ جلد سے ان پر دوا لگا لو اور کھانا کھا لو، میں نماز ادا کر کے آتی ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا اور اسے مزید نہ کریدا۔ مریم ان کے بیڈ سے نیچے اترنے سے پہلے ہی باپ کی گود سے کودنے کے سے انداز میں اتری کہ شہروز نے بمشکل اسے گرنے سے بچایا۔ مریم، شہروز نے تڑپ کر اسے پکارا اور وہ سنی انسنی کرتی تیزی سے اتری اور دادی کے پیروں کے نیچے ان کا جوتا اڑیس گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے ہر عمل سے سب کو حیران کر دیتی تھی۔ شہروز نے پہلے حیرانی سے پھر محبت سے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بے شک اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ماں کی کوکھ ہوتی ہے اور یہ سب اس کی ماں کا ہی سکھایا ہوا تھا۔ زنیرہ بیگم نے جھک کر محبت سے مریم کی پیشانی چومی۔ بلا شبہ وہ اس گھر کی رونق تھی اور سب کی اس میں جان بستی تھی۔ پھر وہ اپنی چادر درست کرتی وہاں سے اٹھی اور کمرے میں ہی منسلک واش روم میں وضو کرنے چلی گئی۔ مریم واپس بابا کا دامن اور ہاتھ تھامتی کمرے سے باہر چلی گئی کیونکہ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ پڑھ کر رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔